वेलकम बैक गाइस। लर्न फॉर मशीन्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी पाइथन सीरीज़ की, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सीरीज़ का ये पहला वीडियो है। और उद्देश्य है इस कोर्स का, इस सीरीज़ का ये उद्देश्य है कि जिनका कभी भी कोई टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, जिनको कभी भी प्रोग्रामिंग जिन्होंने नहीं करी इसके पहले, या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उनका परिचय नहीं रहा, वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, उन सभी के लिए, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं उन सब के लिए भी ये वीडियो या ये कोर्स इस तरीके से डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया है कि उन सब के लिए फ़ायदेमंद हो। और एकदम जीरो लेवल से, यदि आपको बिल्कुल नहीं आता, तब भी आप समझ पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ, चीज़ों को देख पाएँ कि वास्तव में होती क्या है प्रोग्रामिंग, और लास्ट में आप ये कह पाएँ कि यस आई नो प्रोग्रामिंग। सो दोस्तों, हम प्रोग्रामिंग को, पाइथन प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के पहले या प्रोग्रामिंग को समझने के पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके प्रोग्रामिंग की इस यात्रा में आपको प्रोग्रामिंग समझना ज़्यादा इजी हो जाए। और वो जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं दोस्तों। सबसे पहले नंबर पे हमारा, मैंने रखा है यहाँ पे प्रश्न कि कंप्यूटर सिस्टम वर्क्स विथ बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी डिजिट्स 0 and 1, बट वाई। कंप्यूटर सिस्टम बाइनरी वर्क्स के साथ काम करता है, लेकिन क्यों करता है, उसके रीज़न को समझने के लिए सिंपल सी बात है, आप इतना समझिए केवल कि यदि आपके पास दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप इसे ऐसे समझ सकते हो। सपोज कीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, या आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ आपके पास 9-10 ऑप्शंस हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा विकल्प दिए गए हैं, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। अब आपके सामने 9 ऑप्शंस हैं दोस्तों, मतलब टोटल आपके 10 ऑप्शंस हैं यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक। और आपको कहा जाए कि केवल 2 ऑप्शन आप इसमें से चूज कीजिए, 2 ही चीज़ आप डिसाइड कीजिए। तो होगा क्या कि आपको या किसी को भी उस केस में, जब 10 में से, मतलब नंबर ऑफ ऑप्शन ज़्यादा रहेंगे और डिसाइड आपको कम करना होगा, चूज आपको कम करना होगा, चुनना आपको कम होगा, तो उस समय आपके ब्रेन में कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन आएंगे। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा चूज करें, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेसी महसूस होगी। सेम यही कॉन्सेप्ट, सेम यही चीज़ आपका प्रोग्रामिंग के साथ, कंप्यूटर के साथ भी होता है, कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी होता है। जब कंप्यूटर सिस्टम में 0 और 1 का जो डिजिट था, या बाइनरी या डिजिटल कंप्यूटर बनाने का जो श्रेय था, वो आपको, इनको जाता है। कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जॉन वॉन न्यूमन, इन्होंने डिजिटल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। और 0 और 1 पे ही कंप्यूटर चलेगा, इसको डिसाइड करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ताकि जो कंप्यूटर की इंटरनल डिजिटल सर्किट होती हैं, जिनमें हमारा दिया गया इंस्ट्रक्शन कीबोर्ड से जो हम देते हैं, माउस से देते हैं, वो सब कन्वर्ट होके डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होके, जो कि हम देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, बट वो डिजिटली कन्वर्ट होके डिजिटल सिग्नल में सीपीयू तक पहुंचता है, ताकि हमारे दिए गए निर्देश पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा सीपीयू या सभी डिवाइसेस मिलकर काम करें और हम जो करना चाहते हैं उसको परफॉर्म करें। सो जैसे कि हम सबको ज़्यादा ऑप्शन मिलने पे डिसाइड करने में प्रॉब्लम होती है, टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है, सेम इसी तरीके भी इसके लिए भी सोचा गया, कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी, कि 0 और 1 जब 2 ही केवल पॉसिबल कंडीशन रहेंगे, केवल 2 ऑप्शन रहेंगे, तो उसके लिए डिजिटल सर्किट बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा, उसको परफॉर्म करना, उसको ऑपरेट करना ज़्यादा आसान होगा, और ये फास्ट भी होगा। अगर 0 से 9 तक ये सारे डिजिट्स आपके यूज किए जाते हार्डवेयर के, मतलब मूल रूप से जो आपका कंप्यूटर या सिस्टम आपका काम करता है, वो 0-1 पे काम करता है, और उन पे अगर हम 0 से 9 तक, मतलब टोटल 10 पॉसिबल कंडीशन रखते, तो आज के समय का डिजिटल सर्किट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। और अभी भी 0 और 1 के ही कॉम्बिनेशन पे चूज करके, या 0-1 पे ही जो कंप्यूटर चलते हैं आज के समय में, केवल इन 2 डिजिट पे, वो सब कंप्यूटर के भी डिजिटल इंटरनल सर्किट इस केस में भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आज के कंप्यूटर सिस्टम कोई ऐसा वर्क नहीं है जिस टाइप का वर्क वो परफॉर्म न कर पाए, स्मॉलर वर्क से लेके हैवी वर्क तक, सारे जितने भी हैं, तो अभी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। और आप जरा सोचिए, जब 0 और 1 केवल 2 पॉसिबल कंडीशन पे इतना कॉम्प्लिकेटेड है इंटरनल सर्किट आज के समय के कंप्यूटर की, तो इतने अगर ऑप्शन आपके पास होते हैं, 10 आपके पास पॉसिबल स्टेट होते हैं, पॉसिबल कंडीशन होते हैं, तो उस समय उसकी सर्किट डिज़ाइन करना बहुत ही कठिन होता और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता। सो दिस वाज द रीज़न कि यहाँ पे केवल 0 और 1 पे ही कंप्यूटर को, मेनली जो आपका कंप्यूटर वर्क करता है,
बाइनरी लैंग्वेज पे वो 0 और 1 दो ही पॉसिबल कंडीशन होती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसकी टेक्निकलिटी में बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, हम इसको बस इतने पे समझते हैं कि वास्तव में 0 और 1 पे काम क्यों करता है, और हम इसको और समझेंगे कि है क्या 0 और 1 वास्तव में। ना दूसरा आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, या दूसरी चीज़ हमको समझनी है, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन। दोस्तों इंस्ट्रक्शन समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि आपके बड़े घर में जो लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, अधिकतर वो आपको कहते हैं कि बेटा आप ये कम कराओ, आप मार्केट चले जाओ, आप उनको छोड़ने चले जाओ, आप वहाँ जाना तो ये ले आना। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर ये आपको दे रहे हैं, और उनके इंस्ट्रक्शन लेने के बाद यदि आपके टीचर कहते हैं कि मैं होमवर्क देखूंगा, आप नोट्स कंप्लीट करके आना, या कल टेस्ट होगा, तो कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी निर्देश जहाँ से आपको मिल रहा है, जिनकी आप बात सुनते हो, मानते हो, तो उस आदेश या निर्देश को प्राप्त करने के बाद आप उस पर काम करते हो। तो सेम इसी तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम भी है, जो दिए गए निर्देशों के आधार पर काम करता है। अपने से वो कोई ऐसा मैजिकल डिवाइस नहीं है जो अपने से काम करेगा। इसका मतलब कंप्यूटर में अगर कुछ भी हो रहा है, एक क्लिक भी आप कर रहे हो, या आप एक फोटो ओपन कर रहे हो, सॉन्ग चला रहे हो, MP4 वीडियो देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसके पीछे लगातार इंस्ट्रक्शन चलती रहती है, लगातार उसके मशीनरी को, कंप्यूटर सिस्टम के मशीनरी को निर्देश जाते रहते हैं कि अब आपको ये करना है, अब आपको ये करना है। और निर्देश आपके होते हैं डिजिटल फॉर्म में, ताकि वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, उस फॉर्म में होते हैं। और मूल रूप से सब कुछ किसमें परफॉर्म करता है, कंप्यूटर समझ पाता है, या CPU हमारा प्रोसेस करता है, वो आपका होता है बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी लैंग्वेज। नाउ होप कि आपको इंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रक्शन एक लाइन है या एक निर्देश है, जिसको मिलने के बाद पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर पर्सन या सिस्टम या मशीन उस पर काम करती है, और उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन से जो रिजल्ट मिलता है उसको ऑब्टेन करती है। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम। दोस्तों देखिए, यदि इंस्ट्रक्शन का सेट हो, यदि आपके घर के लोगों ने कहा कि बेटा आप मार्केट जाना, एक इंस्ट्रक्शन हो गया। दूसरा उन्होंने कहा मार्केट जाने के बाद वहां से दूध ले आना, दूसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। दूध लेके आते समय सब्जी वाले के यहाँ से सब्जी लेते आना, तीसरा इंस्ट्रक्शन हो गया। चौथा इंस्ट्रक्शन आंटी के यहाँ चले जाना, उनके यहाँ से कोई सामान है अब जो आपका पड़ा है वो ले आना। तो मम्मी जी ने आपको 4 इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एक सेट दिया है, एक समूह दिया है इंस्ट्रक्शन का, और आपको जाने के बाद वो सब काम करके आना है। तो वास्तव में जो इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, वो आपका कहलाता है प्रोग्राम। नो व्हाट इज सॉफ्टवेयर, ये आप पॉइंट देखिए यहाँ पे, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। अब दोस्तों अगर प्रोग्राम्स के समूह, प्रोग्राम क्या है आपका, इंस्ट्रक्शन का समूह है, और प्रोग्राम्स का समूह, ऐसे कई सारे प्रोग्राम हो जो आपको पूरे दिन का दिया जाए कि हाँ ये पूरे दिन का टारगेट है, इस पर्टिकुलर काम के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए आपके 4 इंस्ट्रक्शन है, ये एक प्रोग्राम हो गया। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए, मतलब दूसरे टाइप के काम के लिए आपके पास 5 इंस्ट्रक्शन है, वो आपका दूसरा प्रोग्राम हो गया। और तीसरे टाइप के प्रोजेक्ट के लिए आपका ये 10 इंस्ट्रक्शन है, ये आपका तीसरा प्रोग्राम हो गया। अब आपके ये सारे काम अलग अलग हैं, और इस पूरे दिन में, मतलब इस पूरे दिन का एक प्रोग्राम आपका है। एक पूरे दिन का प्रोग्राम क्या है कि इन 3 प्रोग्राम को प्रोसेस करना, काम करना, जो मैंने अभी आपको बताया, एक पूरे दिन का प्रोग्राम है। और इन 3 प्रोग्राम में, तीनों प्रोग्राम में अपने अपने अलग अलग उस प्रोजेक्ट के या उस प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन लिखे हैं कि इस पूरे को परफॉर्म करने से क्या होगा। आई होप कि यू आर गेटिंग ऑल द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेड सेइंग दैट। सो आप समझ पा रहे होंगे कि एक प्रोग्राम बनता है इंस्ट्रक्शन के समूह से, और इसी प्रकार कई प्रोग्राम्स के समूह से बनता है एक सॉफ्टवेयर। आप समझ गए होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा उसके बारे में, और क्लियर हो जाएंगी चीजें। नाउ व्हाट इज प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर की हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्टेड करके, इंस्ट्रक्शन दे के, मतलब इंस्ट्रक्शन के समूह को प्रोग्राम कहते हैं, तो इंस्ट्रक्शन के समूह को दे के एक प्रोग्राम बनाकर उस पर रन करा के उस प्रोग्राम को कि बताते हैं कि कंप्यूटर भाई आप कैसे काम करोगे। उस प्रोग्राम में हम ये बताते हैं कि आपको ये चीज, ये स्टेप्स ऐसे ऐसे करने हैं। प्रत्येक इंस्ट्रक्शन देके, प्रत्येक निर्देश देके एक पूरा प्रोग्राम बनाकर हम उसको देते हैं, और अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अगर उस प्रोग्राम से, तो इस प्रोसेस को जो आप कर रहे हो उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप प्रोग्राम्स लिखते हो
किसी विशेष प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और कंप्यूटर की हेल्प से कंप्यूटर में वो प्रोग्राम चलाकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दोस्तों देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझने के लिए हमें थोड़ा सा इससे समझना होगा कि समय समय पर एक आपको मुख्य चीज़ समझना ये होगा कि हम ओपन करते हैं नोटपैड जरा सा। नोटपैड में ओपन करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि जो समय समय पर, जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे आपके इंटरनेट की कैटेगरी आती है कि जी, सबसे पहले जी था, तो जनरेशन, जी फॉर जनरेशन। उसके बाद आपका आया 2G, उसके बाद आपका आया 3G, उसके बाद आपका आया 4G। तो जी यहाँ पे क्या आपको इंडिकेट कर रहा है? जी मीन्स जनरेशन। 4G आया और अब 5G लॉन्च होने वाला है, जैसा कि आप जानते होंगे। नाउ इसी प्रकार से जो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी है, या समय समय पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका हुआ है, डेवलप्ड हुए हैं, उनकी कैटेगरी थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब ये हैं क्या? जो सबसे पहले आपके लो लेवल और मशीन लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हुए थे, होता क्या था कि जब कोई मशीन, पहले बहुत समय में जब कंप्यूटर डेवलप हो रहा था, जब लोग इतना नहीं जानते थे, तो उस समय अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, या इतनी सारी चीज़ें नहीं आई थी, इतनी मॉडिफिकेशन नहीं हुई थी। तो होता क्या था कि केवल बहुत ही सिलेक्टेड लोग, बहुत ही प्रोफेशनलिस्ट लोग, जैसे कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे, मैथमेटिशियन हुआ करते थे, या टेक्नो सेवी हुआ करते थे, सिर्फ वही कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ को या मशीन को ऑपरेट कर सकते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि ये किस लैंग्वेज में समझ पाएंगी, या किस लैंग्वेज में देने पे इंस्ट्रक्शन ये मशीन आज के उस समय की परफॉर्म करेंगी हमारे काम को। तो उस समय जो शुरुआत एकदम हुई थी, उसमें ऐसा हुआ था कि मशीन, जो आपकी कंप्यूटर है, वो जो लैंग्वेज समझेगी आपको सेम वही देना है। मतलब आपको बीच में कोई भी कन्वर्जन नहीं लगाना है। अगर वो समझती है बाइनरी लैंग्वेज, तो बाइनरी लैंग्वेज में ही आपको इंस्ट्रक्शन देना होगा, या कुछ उस टाइप के उसके क्लोजर फॉर्म में, जो बाइनरी लैंग्वेज के लगभग करीब हो, कि वो उसको डायरेक्ट ही कन्वर्ट करके या बिना कन्वर्ट किए डायरेक्टली अंडरस्टैंड हो जाए, डायरेक्टली समझ ले कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो, और उसको कर जाए। आप इसे ऐसे समझिए सिंपल से एग्जांपल से, यदि आपको केवल हिंदी आती है और किसी को संस्कृत आती है, और उसको संस्कृत वाले को हिंदी नहीं आती, तो होगा क्या कि आप उससे कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अगर शब्दों से कम्युनिकेट करने की बात हो, तो आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको संस्कृत आती है, आपको हिंदी आती है। तो अगर आपको कोई हिंदी में ही बोलने वाला, मतलब हिंदी में बातचीत करने वाला बंदा मिल जाएगा, तो आपको बीच में किसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं होगी। मतलब आपको किसी भी कन्वर्टर की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप वो समझ लोगे जिसमें आप समझते हो। डायरेक्टली आपके पास वही शब्द उसी भाषा के आएंगे जिस भाषा में आप तुरंत समझते हो, तो आप खुद से समझ लोगे, आप फास्ट समझ लोगे, ये प्रोसेस भी पूरा फास्ट होगा। लेकिन यदि आपको संस्कृत लैंग्वेज वाले बंदे से, संस्कृत लैंग्वेज वाले लड़के से बात करना ही पड़ जाए, इंपॉर्टेंट हो, तो आपको इसके बीच में एक ऐसा इंटरफेस लगाना होगा, एक ऐसा माध्यम लेना होगा जिसमें आप, जो ऐसा माध्यम लेना होगा जो हिंदी और संस्कृत दोनों जानता हो। तो जब संस्कृत वाला आपसे कुछ बोलेगा, तो हिंदी वाला बंदा जो संस्कृत हिंदी दोनों जानता है, वो लड़का संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करेगा, हिंदी को आपको समझाएगा, क्योंकि आप हिंदी में समझते हो। सो इसी तरीके से आपका लो लेवल जो है, वो सबसे बेसिक नीचे का है, जो बाइनरी लैंग्वेज है आपकी, एक तरीके से जो हार्डवेयर या मशीन लैंग्वेज भी कहलाती है, वो आपकी डायरेक्टली मशीन के द्वारा समझी जाती है, क्योंकि 0 और 1 पे ही ऑपरेट करती है मशीन, और 0 1 के ही फॉर्म में अगर हम देते हैं कोई इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली, तो मशीन उसे समझ लेता है, और उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। आई होप कि आपको मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ असेंबली लैंग्वेज समझते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इसके बाद देखेंगे हम। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज तो आपका जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, उस मतलब ह्यूमन तो उसको डायरेक्टली देख के नॉर्मल ह्यूमन समझ ही नहीं पाएंगे कि मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 के फॉर्म में क्या लिखा है, और वो थोड़ी स्क्रिप्ट बड़ी भी होगी। मतलब आपको बिल्कुल भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि 0 1 0 1 0 1 करके कॉम्बिनेशन से क्या लिखा है वास्तव में। वास्तव में ये कैसा है, इसका कोड का वास्तव में जब ह्यूमन पढ़ेगा इसको, तो वास्तव में उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो उसको आप लो लेवल को नहीं समझ सकते। बट असेंबली लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो उस समय बहुत पहले 1970 1980 के दशक में बनाया गया था। एक्चुअली इसके पहले भी बहुत पहले ही बनाया गया था ये, और
होता क्या है कि असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा इजी कर देता है कि मतलब ह्यूमन उसको समझ सके। थोड़ी सी इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज होती है, कुछ थोड़े से कोड फॉर्म में होता है, मतलब ह्यूमन उसको थोड़ी से प्रयास से समझ सकता है, ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है और उसी को हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों हम इसके टेक्निकल टर्म में बहुत डीप में जाएंगे, आप डोंट वरी रहिए इसके लिए। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम बिगिनर हो और हम आपको ज़्यादा इसको टेक्निकलिटी नहीं समझाना चाहते, और अभी चीज़ों को एकदम क्लियर और टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ और आसान रखना चाहता हूँ। सो इसके लिए आप इतनी स्टेप समझिए कि मशीन लैंग्वेज आपकी 0 और 1 होती है, डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय मशीन होती है, कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा ह्यूमन उसको समझ सकता है, देख के आइडिया लगा सकता है, बट पूरी तरीके से आसान नहीं होती है। और उसके बाद आती है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज दोस्तों होती है, आती है कैटेगरी में, ऐसी कैटेगरी में जहाँ पे कंप्लीट एक तरीके से इंग्लिश टाइप की लैंग्वेज आती है आपकी, सेम एज इंग्लिश के फॉर्म में लिखी होती है, आप उसको आसानी से समझ सकते हो। जैसे हर लैंग्वेज का, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है और पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इस कैटेगरी हाई लेवल लैंग्वेज के भी अपने तरीके होते हैं, अपने सिंटेक्स होते हैं, अपने पंक्चुएशन होते हैं, लिखने के तरीके होते हैं, और इसको डायरेक्टली मशीन नहीं समझ सकता है। ध्यान दीजिएगा, हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब आपका कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, और हाई लेवल लैंग्वेज को कोई इंसान, कोई ह्यूमन आसानी से समझ सकता है, क्योंकि इंग्लिश के क्लोजर होता है, नेचुरल लैंग्वेज के तरीके लिखा जाता है, इसकी कोडिंग या इसके इंस्ट्रक्शन नेचुरल लैंग्वेज के तरीके परफॉर्म किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। सो आपको पॉइंट मिल गया होगा कनेक्ट करने के लिए कि वास्तव में क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज आपका सेम एज इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होता है, उसकी खुद की सिंटैक्स होती है और उसे डायरेक्टली मशीन आपका समझ नहीं सकता है, उसके लिए हमें बीच में कन्वर्टर लगाना होता है, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स या फिर ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स। और वो कितने मुख्य तरीके से होते हैं आपके, कंपाइलर हो सकते हैं, इंटरप्रेटर हो सकते हैं और एक असेंबलर हो सकते हैं। असेंबलर आपका डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता था, और जो आपका कंपाइलर है वो आपके हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, और इंटरप्रेटर भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में मतलब अपनी इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में कोई कोड लिख रहे होते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं, तो वो कहलाता है सोर्स कोड। और जब उसके बीच में लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब कंपाइलर या इंटरप्रेटर, लैंग्वेज प्रोसेसर मतलब कहने का मेरा मतलब है कि ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करेगा, इस लायक बनाएगा आपके लिखे गए कोड को कि कंप्यूटर उसे समझ पाए, उसको हम ट्रांसलेटर प्रोग्राम कहते हैं। और ट्रांसलेटर प्रोग्राम आपके हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और एक असेंबलर आपके। तो कंपाइलर आपके लिखे गए सोर्स कोड को, जो आप लिखोगे हाई लेवल लैंग्वेज में, वो होगा सोर्स कोड। उसको कंपाइलर जो कि एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है, उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल कोड में, जिसको हम कई बार ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, ताकि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड कर पाए, अपनी भाषा में, उसकी भाषा में कन्वर्ट करके उसको पहुंचा पाए कि करना क्या है, यूजर कहना क्या चाह रहा है। सेम इसी तरीके जैसे संस्कृत वाला कुछ कहना चाह रहा था, कुछ अपनी बात बताना चाह रहा था हिंदी वाले से, तो बीच में हमने एक लगा दिया, एक बंदा रख दिया जो हिंदी और संस्कृत दोनों जानता है, तो संस्कृत वाला जो बोलेगा उसको कन्वर्ट करके हिंदी में बता देगा, क्योंकि डायरेक्टली वो हिंदी नहीं समझ सकता। अगर स्पीड तेज हो रही हो तो आप प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो की स्पीड को धीमे करके देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, टू द पॉइंट। नाउ यहाँ पे एक पॉइंट लिखने का मेरा मेन मोटिव ये था कि आप अच्छे समझें कि होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लें इसका। स्पीड ऑफ दीज लैंग्वेज प्रोसेसर्स, देखिए दोस्तों, जनरली जो होता है कंपाइलर आपका, वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल करता है रन करने के बाद, और उसके बाद अगर एरर होगी, कोई आपने व्याकरण की गलती की है, कोई आपने सिंटेक्स गलत लिखा है कोडिंग में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो आपको एरर एक साथ सेट में देगा, एरर का एक समूह देगा कि इस लाइन में इस जगह ये गलती है, इस लाइन में इस जगह ये गलती है। कहने का मतलब है कंपाइलर एक बार में पूरे रन कराने के बाद, कंपाइल करने के बाद, प्रोग्राम को रन करने के बाद एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देता है। तो इसकी वजह से स्पीड जो होती है कंपाइलर डिपेंडेंट प्रोग्राम की, जो कंपाइलर को अपने लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज करते हैं, उनकी स्पीड तेज होती है, उनका काम करने का जो एग्जीक्यूशन स्पीड होता है वो तेज होता है। और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। फिर से आप समझ लीजिए इस लाइन को,
कंपाइलर, अगर आपने किसी प्रोग्राम को 10 लाइन में लिखा है तो 10 लाइन को कंपाइलर एक बार में उठा के कन्वर्ट करेगा। अगर एरर नहीं है एक भी तो एक बार में कन्वर्ट हो जाएगा आपका जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में। और इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और अगर कोई एरर आई बीच में किसी लाइन में, तो अगर मान लीजिए, सपोज कीजिए, हम इसे ऐसे समझ लेते हैं, आई होप कि मैं आपको और अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा चीज़ों को। आप यहाँ पे चलते हैं, नोट पैड ओपन कर लेते हैं। होता क्या है कि मान लीजिए मैंने लिखा है, आप सिंपली ऐसे समझिए, इंट ए, इंट बी, और ये लिखा मैंने इंट सी। अभी आप इसको देखिए, मतलब इंट क्या है, ए बी सी क्या है, बस ऐसे समझिए। आपको कुछ दूसरा ही मैं समझाना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू 10, यहाँ पे देखिए b इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं c इक्वल टू a प्लस बी। प्रिंट एफ बी सी। सो दोस्तों, एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक सी लैंग्वेज का कोड लिखा है। बहुत फेमस सी लैंग्वेज थी, और आज तक सी लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाने में, एंड्रॉयड को जो आप फ़ोन चलाते हैं उसमें से कई हार्डवेयर डिवाइसेस ऐसे हैं जिनके कोडिंग करने में और काफ़ी जगह पे कई पार्ट के रूप में कम या ज़्यादा यूज़ होती है। अभी भी उसका स्कोप है और काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है। सो ये एक कोड लिखा है मैंने, एक कोड का सैंपल लिखा है यहाँ पे सी का। दोस्तों मान लीजिए अगर ये कंपाइलर है, क्योंकि सी जो यूज़ करता है वो कंपाइलर यूज़ करता है, तो होगा क्या, जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो एक बार में इस पूरे प्रोग्राम को रन कर देगा सी। और अगर सपोज कीजिए इस लाइन में आपको एरर है कहीं पे, अभी एरर तो है नहीं वैसे इस कोड में, बट हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे एरर है, तो होगा क्या कि आपको एरर हो किसी लाइन में, बीच में या ऊपर नीचे कहीं पे भी, तब भी वो पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करेगा, और जिन जिन लाइन में एरर होगा उनकी लिस्ट आपको उसके आउटपुट स्क्रीन के नीचे, मतलब अगर मान लीजिए यहाँ एरर थी, उसके बाद आपकी मान लीजिए इस लाइन में एरर आ गई, इसमें भी आपकी एरर आ गई मान लीजिए, तो उन दोनों एरर के लाइन नंबर के साथ यहाँ पे एरर का मतलब, एरर का इंडिकेशन और लाइन नंबर के साथ आपको बताएगा। तो एक बार में कन्वर्ट करेगा और आपको बताएगा सेट ऑफ एरर देखे। लेकिन जो पाइथन आपका है, जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपकी जो ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज करती है कन्वर्ट करने के लिए आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, उसमें क्या होता है दोस्तों कि क्योंकि वो इंटरप्रेटर यूज करती है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने के लिए, इसलिए इंटरप्रेटर काम करने का तरीका ये होता है कि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में। और मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग के कोड लिखते हैं हम, मान लीजिए सिंपली मैंने लिखा है a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 या 30 लिख देते हैं इस बार, और यहाँ पे लिखा हमने c इक्वल टू a प्लस बी, और हमने यहाँ लिखा है प्रिंट। यहाँ पे हम रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू सी में हमारा रिजल्ट आ रहा है। हम इस तरीके का लिखते हैं क्योंकि पाइथन में इस सोर्स कोड को जो हमने लिखा है उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में या ऑब्जेक्ट कोड में इंटरप्रेटर यूज होता है, इसलिए। और इंटरप्रेटर का एक नेचर होता है कि वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। तो होगा क्या कि अगर सपोज करिए केवल आपकी इस लाइन में, सपोज कीजिए कि इस लाइन में पाइथन प्रोग्रामिंग के आपके कोई एरर है, अभी आप इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मत लीजिएगा कि क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं, अभी आप बस इतनी समझ लीजिए, हम आपको टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा थ्रू द होल जर्नी ऑफ पाइथन लर्निंग आपको काम देने वाला है दोस्तों। ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आप इतना देखिए कि मैं एक लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझ लीजिए, प्रोग्रामिंग तो हम समझेंगे ही। अगर सपोज कीजिए पाइथन इंटरप्रेटर यूज करता है और यहाँ पे चेंज कर रहा है कोड को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मान लीजिए इस लाइन में एरर नहीं है, ये चल गई कन्वर्ट हुई, इस लाइन में एरर है, इस लाइन में फिर एरर नहीं है, फिर इसमें एरर नहीं है, तो होगा क्या कि
जैसे ही इंटरप्रेटर आप यहाँ पे रन करेंगे, इंटरप्रेटर आपके मशीन कोड को, आपके सोर्स कोड को मशीन में चेंज कर रहा होगा, तो भले ही इसके नीचे की सारी लाइनें आपकी सही हों, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन कोड करता है, चेंज करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, तो भले ही इसके नीचे की सारी लाइनें और भी लाइनें नीचे लिखी हों वो सब सही हों, उनके बावजूद केवल यहीं तक कन्वर्ट करके यहीं पे तुरंत आपको एरर शो कर देगा कि यहाँ पे इस लाइन में एरर आ रही है। जब तक आप उसको सही नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। तब तक आपका आगे का कन्वर्जन, आगे का जो ट्रांसलेट होना है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, वो परफॉर्म नहीं होगा, चाहे वो सही होंगे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। सो यही एक रीजन भी है कि इंटरप्रेटर कंपाइलर के काम करने की तुलना में इंटरप्रेटर काम करता है धीमे, इंटरप्रेटर स्लो होता है काम करने में। सो हमने लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेटर, प्रोग्राम और ये सब भी देख लिया। नाउ एक टॉपिक है मशीन डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन डिपेंडेंट क्या होता है दोस्तों? जो बहुत पहले के प्रोग्राम लिखे जाते थे, कोडिंग की जाती थी सिस्टम में, तो होता क्या था कि पर्टिकुलर मशीन के लिए, जैसे कि अगर मान लीजिए IBM कंपनी का कोई कंप्यूटर है और एक एसर कंपनी का कंप्यूटर है, लैपटॉप या कंप्यूटर मान लें आप, तो होता क्या है कि उन सब के इंजीनियर जब सिस्टम उनका बनता था या सिस्टम आता था, तो उनकी कोडिंग IBM के इंजीनियर जो होगा कोड करेगा तो वो केवल उसी IBM के ही मशीन पे रन करेगा। वो कोड उनका लिखा गया सॉफ्टवेयर दूसरी मशीन पे पोर्टेबल नहीं था। मतलब अगर आप उनका लिखा गया कोड दूसरी मशीन पे चलाओगे, एसर के मशीन पे चलाने की कोशिश करोगे उस कोड को, तो वो कोड उतना पोर्टेबल नहीं था, उस तरीके से पोर्टेबल नहीं था। तो होता क्या था कि वो सब जो कोड होते थे वो कहलाते थे मशीन डिपेंडेंट। मतलब कि केवल वो पर्टिकुलर विशेष मशीन पर के लिए ही लिखे गए हैं और वो उन पे ही काम करेंगे, और वो दूसरी मशीन पर अगर ले जाए जाएंगे तो उस पर काम नहीं करेंगे। आई होप कि आप मशीन डिपेंडेंट का मतलब समझ गए होंगे। नाउ मशीन इंडिपेंडेंट, ओवर द टाइम 1989, 1988 के समय में हुआ क्या कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इस प्रॉब्लम को देखा। उसके बाद उन्होंने लैंग्वेजेस का, सी का, और आपके उसके पहले जो ABC लैंग्वेज थी या फिर आपकी बी लैंग्वेज थी या पास्कल थी, खास करके सी से ही आप समझिए, जो सी लैंग्वेज थी और उस समय की जितनी प्रेजेंट लैंग्वेज थी, उन सारी लैंग्वेजेस का स्टैंडर्डाइजेशन करना शुरू किया। और उस स्टैंडर्डाइजेशन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम ऐसे कोडिंग को डेवलप करेंगे जो पोर्टेबल हो, जो आज अगर IBM के कंप्यूटर पे चल रही है, IBM के प्रोडक्ट पे, डिवाइस पे चल रही है, तो अगर उस कोड को उठा के हम ले जाएं एसर की कंपनी के लैपटॉप पे या लिनोवो के कंपनी के लैपटॉप पे, तो उस पे भी एकदम अच्छे से वो चले। सो ये जो एट्रीब्यूट है, ये जो प्रॉपर्टी है किसी कोड की, किसी सॉफ्टवेयर की या किसी लैंग्वेज की, वो आपकी कहलाती है मशीन इंडिपेंडेंट। मतलब अब लैंग्वेज जो आपकी है या जो कोडिंग है वो मशीन पर निर्भर नहीं करती है, वो हर जगह हर मशीन पर रन करने में सक्षम है। तो ये था आपका इसके बारे में कॉन्सेप्ट। नाउ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन अबाउट सी, मदर ऑफ ऑल मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। दोस्तों 1971 में सी को डेवलप किया गया था। डेनिस ऋषि जी ने इसको मुख्य रूप से डेवलप किया था। बेल लेबोरेटरी में सी बनी थी आपकी, अमेरिका के टेलीफोन बेल लेबोरेटरी में, टेलीफोन लेबोरेटरी थी वो, टेलीफोन बेल लेबोरेटरी, AT&T बेल लेबोरेटरी उसका पूरा नाम था उस लेबोरेटरी का। तो वहाँ पे सी को इन्वेंट किया गया था बाय डेनिस ऋषि एंड केन थॉम्पसन के जरिए। और उसके बाद सी आपकी आज के मॉडर्न लैंग्वेज की सभी की माँ मानी जाती है, सबकी माता मानी जाती है, मदर मानी जाती है, क्योंकि सी का जो आपका मुख्य रूप से हम जो पाइथन पढ़ने चल रहे हैं ना, वास्तव में वो सी में ही लिखा गया है। 98% से 99% तक जो भाग है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो सी से ही बना है। मतलब सी में ही पाइथन बनाई गई है, सी से ही पाइथन बनाई गई है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी का पाइथन का ही एक आपका वर्जन है, सी पाइथन नाम से आता है, और वो स्पेशली उसके लिए ही काम करता है। और 1 या 2% करीब आपका असेंबली लैंग्वेज के थ्रू, मतलब असेंबली लैंग्वेज का सहयोग लिया गया है पाइथन को डेवलप करने में। सो अभी आप इतना ही समझे दोस्तों, और कोशिश करें कि अपने से भी जाके आप चीज़ों को देखें, रिसर्च करें और थ्योरी पार्ट के बारे में और मजबूत बने, और चीज़ें और कुछ सीखने वाली हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें ताकि हमारे साथ साथ और लोग भी सीख सकें। ना सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड तो हम क्लियर कर चुके हैं, मशीन कोड भी क्लियर कर चुके हैं, और इसके बारे में कोई आपको कन्फ्यूजन अभी भी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बात करिएगा।
नाउ these three concepts are the basic logical structures in computer programming. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में आपके तीन चीज़ें होती हैं, थ्री कॉन्सेप्ट्स होते हैं. ये सीक्वेंस है, रनिंग इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर. जो भी आप निर्देश दे रहे हो, जो भी आप काम कराना चाहते हो कंप्यूटर के थ्रू, वो आप एक सीक्वेंस उसका दोगे. मतलब इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ऐसे स्टेप्स आप डिक्लेयर करोगे इंस्ट्रक्शन को देते हुए. सिलेक्शन, मेकिंग चॉइसेस, मतलब आप डिसीजन ले रहे हो कि आप ये होगा तो ये करूंगा, करेगा मेरा प्रोग्राम, वो होगा तो प्रोग्राम को ऐसे करना चाहिए, तो वो आप चॉइसेस बना रहे हो बाय गिविंग द कंडीशंस. नाउ रिपीटेशन, डूइंग द सेम थिंग मोर देन वंस. आपको कोई चीज़ बार बार करानी है तो उसके लिए लूप के कॉन्सेप्ट होते हैं प्रोग्रामिंग में. उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज करके कंडीशन के अकॉर्डिंग आप लूप लगाते हो कि कोई चीज़ बार बार रिपीट करने की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा काम है आपका जहाँ बार बार वो चीज़ रिपीट करनी है, तो उसके लिए आप रिपीट भी कर सकते हो. सो ये तीन मेन कीवर्ड्स आपके एक तरीके से समझिए लॉजिकल वे हैं या स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं इन्हें, जो प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में यूज होते हैं. now हम दूसरे स्लाइड पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या उपलब्ध है. अब हम पिछले वाले स्लाइड से दोस्तों, इस स्लाइड से ये तो समझ चुके हैं कि वास्तव में एक कॉन्सेप्ट हमारा बन गया है कि होता क्या है प्रोग्रामिंग, क्या होता है बाइनरी डिजिट, क्या होती है, कैसे काम करता है. इतना आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम चलते हैं इस पे. देखिए इसी चीज़ का, ये जस्ट पिछली स्लाइड का एक थोड़ा सा एग्जांपल है पिक्चोरियल फॉर्म में, ताकि आ जाए और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मजबूत हो जाए. तो देखिए दोस्तों, ये एक आपका हायरार्की है लैंग्वेजेस का और कंप्यूटर का, कि कैसे वास्तव में इंटरनली ऑर्गेनाइज होती हैं चीज़ें, कैसे एक लैंग्वेज काम करता है, कैसे हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में जाके कन्वर्ट होता है, किस लेवल पे क्या होता है वो हम देख रहे हैं. हम सबसे नीचे से देखना शुरू करेंगे दोस्तों, यहाँ से जहाँ पे कर्सर है माउस का, देखिए आप बाइनरी कोड लिखा है यहाँ पे. बाइनरी कोड या मशीन कोड सेम है बात, या बाइनरी डिजिट 0 और 1. देखिए यहाँ पे लिखा है हार्डवेयर ओनली अंडरस्टैंड्स बाइनरी कोड्स डिजिट्स. मतलब आपका जो मशीन का कोर हार्डवेयर है, जो डिवाइस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज जानती है, बाइनरी लैंग्वेज, मूल रूप से उसी पे काम करती है. अब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए बीच में आपकी एक आती है मशीन कोड. मशीन कोड क्या होती है? हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी कोड रीड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. जो आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो विंडोज 10, विंडोज 7, विस्टा, मैक, आईओएस और लिनक्स, यूनिक्स, फेडोरा, ऐसे जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है आज के प्रेजेंट टाइम के, वो सब दोस्तों क्या करते हैं कि आपके दिए गए इंस्ट्रक्शन को, उसको थोड़ा सा बाइनरी कोड के समझने लायक, मतलब बाइनरी कोड जो आपका सीपीयू है, मशीन कोड से बाइनरी कोड में बनाना आसान होता है. तो मशीन कोड में होता क्या है कि हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि बाइनरी कोडेड डेसिमल हो गया, आपके कुछ ऐसे कोड होते हैं, मतलब एक तरीके से कोड का एक फॉर्मेट होता है पूरा, कि ये कोड पर्टिकुलर कोड देने, जैसे कि ABC12 हेक्साडेसिमल, जैसे F11 कीबोर्ड के बटन की बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर आप कह लो 11F या 12D. सो ये कुछ हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी मदद से उनको लास्ट में बाइनरी कोड में कन्वर्ट करके ये बताया जाता है हार्डवेयर को एक्चुअल में कि बाइनरी कोड में आपको ये चीज़ मिली है. कहने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा सा कोडिंग में हेक्साडेसिमल में या चीज़ों में कन्वर्ट करके दे रहे हैं, तो वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट फाइनली होगा, तभी वो समझा जाएगा हार्डवेयर के जरिए, तभी हार्डवेयर उस टाइप को परफॉर्म करेगा, उस सिग्नल को जनरेट करेगा, वैसे काम कराएगा जो आप चाहते हैं. तो मशीन कोड आपका क्या होता है? जैसे भी हेक्साडेसिमल कोड हो गया, बीसीडी कोड हो गया, मतलब थोड़ा सा ऐसा कोड जो मशीन के किसी और पार्ट को थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आता हो, लेकिन कोर हार्डवेयर को समझ में नहीं आता हो, तो मशीन कोड को फिर कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी कोड में, तब उसका कोर हार्डवेयर समझेगा. अब मशीन कोड को भी बनाने के लिए, मतलब असेंबली लेवल मशीन कोड में भी हमारे इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए असेंबली लैंग्वेज. किसी न किसी लेवल पे सिस्टम में आपको चाहिए असेंबली लैंग्वेज. ये ऐसी एक लैंग्वेज होती है, या एक ऐसा लेयर होता है, पहला लेयर, जो ह्यूमन के थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में होता है. मतलब असेंबली लैंग्वेज के कोड को देख के आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि वास्तव में हो क्या रहा है, या प्रोग्राम में होने क्या जा रहा है. सो असेंबली लैंग्वेज ये होती है दोस्तों. देखिए दोस्तों, यदि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा. मुझे कई बातें एक साथ क्लियर करनी पड़ रही हैं, तो हो सकता है कि कई सेंटेंस मुझे रिपीट करना पड़ रहा है इस समझाने के लिए. आप उसको माइंड मत कीजिएगा. आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर पूछिएगा इसके लिए कमेंट सेक्शन में. नाउ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए क्या है?
असेंबली लैंग्वेज आपका पहला वो लेयर होता है जो ह्यूमन थोड़ा सा समझ सकता है, चीज़ों को अंदाज़ा लगा सकता है कि लिखा क्या जा रहा है, मतलब क्या होगा इसका। देन उसको असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है आपका मशीन कोड में, मशीन कोड से कन्वर्ट होकर आता है बाइनरी कोड में, और फाइनली हार्डवेयर उसको समझ पाता है। और असेंबली लैंग्वेज को और भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझने के लिए असेंबली लैंग्वेज के कन्वर्टर के पहले, असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने से पहले हम C++ और इस टाइप की जो हाई लेवल या मिडिल लेवल लैंग्वेज हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के भी काम आती हैं, लो लेवल की भी कोडिंग करती हैं और हाई लेवल की भी कोडिंग करने में सक्षम होती हैं, तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों कही जाती हैं, इन्हें लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। तो अब इसके ऊपर ये रहता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज आपका असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के पहले जो आप अच्छे से समझ पाओ, जो ह्यूमन कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज की तरीके समझ सकता है, वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज आपकी हो जाती है, और उसी को हम सोर्स कोड कहते हैं, उसी में हम काम करते हैं। तो ज़रा आप देखिए इसकी हायरार्की, हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे कोई चीज़, किसी ये सी प्रोग्रामिंग है, C++, इन प्रोग्रामिंग में जाके जो कोड करेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा, ये खुद स्वयं ही एक हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद वो कन्वर्ट होगा आपका असेंबली लैंग्वेज में, फर्स्ट लेयर ऑफ ह्यूमन रीडेबल कोड होगा, उसके बाद फिर आपका मशीन कोड में चेंज होगा। अब अभी आप इसमें कुछ चीज़ें मेरी बाई द सेंस आपकी गलत हो सकती है, मैं कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि मुझे अभी आपको इसका केवल समझाना है, वास्तव में जो कन्वर्ट होता है उसको मैंने पहले पिछली स्लाइड पे आपको समझा दिया कि हाई लेवल लैंग्वेज आपके कंपाइलर के थ्रू जाता है और कंपाइलर के थ्रू आपका कन्वर्ट हो जाता है ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में। अभी आप इसको इस हायरार्की को समझने के लिए ऐसा समझिए कि असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड कन्वर्ट हुआ असेंबली लैंग्वेज में, उसके बाद उसका सोर्स कोड जो आया, जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है, वो कन्वर्ट होगा मशीन कोड में, और मशीन कोड को भी कुछ डिवाइसेज और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, वो कोड करके प्योर बाइनरी फॉर्म में बताएगा ताकि हार्डवेयर आपका बाइनरी उसको समझ सके। और सबसे ऊपर इसके बाद हमने यहाँ रखा है, अब ये दोनों चीज़ें एक ही हैं दोस्तों, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि बस ये टाइप अलग अलग हैं, अदरवाइज आपका हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आते हैं कहीं ना कहीं। अब इसके ऊपर ये आपका देखिए, ये है आपका स्क्रिप्टिंग इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस, तो पाइथन, जावा, पर्ल, शेल, ये आपके स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहलाती हैं, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्टिंग का कहने के मतलब है कि यदि आप पूरा एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं डेवलप करना चाहते, आप कोई पर्टिकुलर काम अपना करवाना चाहते हो, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट कुछ पार्ट उठा के, कुछ ऐसे लाइब्रेरीज उठा के इन प्रोग्रामिंग की यूज कर सकते हो और स्क्रिप्ट लिख सकते हो किसी छोटे मोटे काम को परफॉर्म करने के लिए, आपको पूरा प्रोडक्ट बनाने या डेवलप करने की जरूरत नहीं होगी। और इनमें भी जावा और पाइथन ऐसी लैंग्वेजेस हैं दोस्तों जो अपने काम करने के आधार पर कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों ही तरीके से कही जा सकती हैं, मतलब कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों ही कैपेबिलिटी को, दोनों ही प्रॉपर्टी को अपने अंदर रखती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नाउ दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, ये पार्ट काफ़ी लंबा हो रहा है, और मैं जानता हूँ कि मे भी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर मिलेगी इस पार्ट से, और इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हम इसके आगे बात करेंगे और चीज़ें आपको सारी क्लियर हो जाएंगी। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो दोस्तों, जो भी आपको वीडियो कैसा लगा या जो भी आपको प्रॉब्लम हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, हम उसको रिप्लाई करेंगे। कंटेंट अच्छा लगा हो, वर्क अच्छा लगा हो, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों ज़रूर, ताकि और लोगों तक पहुँचे। मैं कोशिश करूँगा, आज थोड़ी सी चीज़ें आपको किसी किसी पॉइंट पे लगी होंगी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजी है कि जिनको इस तरीके से बिना बताए समझाया नहीं जा सकता। सो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाऊँ, आसानी से समझाऊँ, लेकिन प्रॉमिस है दोस्तों कि प्रोग्रामिंग शुरू होते ही जो हम कोड करने लगेंगे, आपको एक एक लाइन अच्छे से, और इन सब का जो आज हम पढ़ रहे हैं, इन सब का वास्तव में कनेक्शन पता चलेगा कि वास्तव में हम किस बारे में बात कर रहे थे। अभी आप इसे समझने के लिए 2-3 बार पीछे करके या 2-3 बार देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, तो आपको सारी चीज़ और सारी इंपॉर्टेंट चीज़, काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्लियर हो जाएंगी इसके बारे में। हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, और तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। हम तीसरे पार्ट से अपनी प्रोग्रामिंग की कोडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरे पार्ट में हम इसको और क्लियर करेंगे कि पाइथन वास्तव में क्या है, किसने बनाया था, कब बनाया था, किस लिए बनाया था, वो सारी बातें करेंगे। सो दोस्तों, विदा दीजिए अब, और तब तक के लिए जय हिंद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।